इस दुनिया में एक ऐसा ड्रग्स स्मगलर था जो चालाकी और नीचता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसने ऐसी तरकीबों से सरकार को भी चकमा दिया था और इसकी मौत के लगभग 22 साल बाद भी इसके कमीनेपन की मिसालें दी जाती हैं। ये इतना अमीर था कि इसे अपने नोटों के बंडल को गड्ढे खोदकर उसके अंदर गाड़ना पड़ता था। खतरनाक इतना था कि इसे 4 से 5 हज़ार मौतों का जिम्मेदार माना जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे कामयाब और सबसे अमीर क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार के बारे में। कोलंबिया रियो नेग्रो शहर 1949 में एक गरीब किसान के घर तीसरी संतान पैदा हुई। बच्चा बड़ा हुआ, कॉलेज पहुंचा, लेकिन परिवार फीस नहीं भर सका तो कॉलेज से नाम काट दिया गया। लड़का चालाक था, कब्र से पत्थर चुराकर उन्हें स्मगलरों को बेचने लगा और यहीं से पाब्लो एस्कोबार का क्रिमिनल करियर शुरू हुआ। टीनेज के आखिरी दौर में इसके अपराध बेहद गंभीर होने लगे, जैसे गांजे की सप्लाई, बैन सिगरेट और फर्जी लॉटरी टिकट बिक्री और कारों की चोरी। 1970 के दशक के शुरुआती सालों में इसकी पहचान एक चोर और बॉडीगार्ड की थी। 20 से 21 साल की उम्र में इसने किडनैपिंग के धंधे में हाथ डाला। अपने होम टाउन यानी कि मेडिलिन से उसने एक अमीर एग्जीक्यूटिव को अगवा किया और उससे $1 लाख की फिरौती हासिल की। आज के ज़माने में यह रकम लगभग $6 लाख यानी कि 4 करोड़ रुपए के बराबर है। 22 साल की उम्र में ही वह $1 मिलियन का मालिक हो गया था। सभी गैंगस्टर तो बदनाम ही होते हैं हिंसा और धोखाधड़ी के लिए, पर एस्कोबार इन सबसे कुछ ज़्यादा ही आगे था। साल था 1975, उम्र थी 26 साल। उसने मेडिलिन के सबसे बड़े ड्रग माफिया के साथ 14 किलो कोकीन की डील करनी चाहिए, लेकिन इसी मुलाकात में उसने ड्रग माफिया का मर्डर कर दिया और नशे के कारोबार में घुस गया। एक साल बाद मार्च 1976 में 27 साल की उम्र में उसने 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी की। 2 बच्चे हुए, जुआन और मैनुएला। अब वो दौर आ चुका था जब कोलंबिया में सरकार, पैरामिलिट्री फोर्सेस और लेफ्ट विंग गोरिल्लाओं के बीच संघर्ष चल रहा था। सिविल वॉर से कोलंबिया की छवि दुनिया में खराब हो रही थी। इसी दौर में पाब्लो एस्कोबार, जो क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था, अपने सपने देख रहा था। पाब्लो के क्राइम का एक अपना ही अंदाज था। सरकारी अफसरों के लिए एक सिंपल पॉलिसी थी, मेरी रिश्वत खाओ या मेरी गोली। उसके लोग अफसरों से पूछते थे प्लाता और प्लोमो, यानी कि सिल्वर या सीसा। इसका छिपा हुआ मतलब था रिश्वत या मौत। पूरे कोलंबिया में यह सवाल एक खौफनाक जुमले में बदल गया था। लोग कहते थे कि अगर वह आपको रिश्वत नहीं खिला पाया तो यकीनन आपको मार देगा। हज़ारों अफसर मारे गए, हज़ारों मालामाल हो गए। एस्कोबार को कुल मिलाकर करीब 4 से 5 हज़ार मौतों का जिम्मेदार माना जाता है। पाब्लो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार ने एक किताब में, जिसका नाम था इन द अकाउंटेंट्स स्टोरी, में लिखा है कि कैसे पाब्लो एक मिडिल क्लास से उठकर दुनिया के सबसे रईस लोगों में शामिल हुआ। वो अपने धंधे में इतना ज़्यादा चालाकी दिखाता था कि उसने कोकीन प्लेन के टायरों में छिपा कर ले जाई जाती थी। इसके लिए वह पायलट को $5 लाख एक फ़्लाइट के लिए देता था। इन पायलट्स ने पाब्लो के लिए कई टन कोकीन स्मगल की है। एक फ़्लाइट में लगभग 5 से 11 टन कोकीन स्मगल की जाती थी। एक उड़ान पर एक पायलट लगभग $5 लाख से ज़्यादा कमाता था। जाहिर है जो भी आदमी पाब्लो के लिए काम करता था वे बेहद खुश और मालामाल रहता था। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि एस्कोबार भी बहुत ही ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन नहीं, बहुत अमीर बहुत छोटा शब्द है। उसके पास बेहिसाब बेशुमार दौलत थी। फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी माना था। एस्कोबार के भाई के मुताबिक वे लोग हर हफ्ते $1000 यानी कि लगभग 65,000 रुपये सिर्फ रबर बैंड खरीदने में लगा देते थे, जिससे नोटों की गड्डियाँ बांधी जा सकें। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पास में रोज़ाना कितना ज़्यादा पैसा आता होगा। उसके गोदाम हमेशा कैश से भरे रहते थे। कई बार उसे ज़मीन खुदवाकर कैश उसके अंदर गड़वाना पड़ता था। उसका एक अपना चिड़ियाघर भी था, जिसमें वे सारे जानवर मौजूद थे जो कोलंबिया में कभी देखे ही नहीं गए थे। एक समय अमेरिका की लगभग 80% कोकीन उसी के यहाँ से सप्लाई होती थी। कहा यह भी जाता है कि एक बार वो अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गया हुआ था और अचानक वहाँ पर काफ़ी सर्दी हो गई, तो अपनी परिवार को गर्म रखने के लिए उसने $2 मिलियन के नोट जला दिए थे, मतलब करीब 13 करोड़ रुपए उसने आग के हवाले कर दिए। जब वो अपने धंधे के चरम पर पहुंचा तो वो एक दिन में लगभग $60 मिलियन तक कमा लेता था। आज के दौर के हिसाब से वो एक दिन में लगभग 400 करोड़ रुपए कमा लेता था। लेकिन बेशक ये कोई मेहनत की कमाई नहीं थी। पाब्लो ने ये सारा पैसा बहुत सारे लोगों की जान लेकर कमाया था।
बाद के दिनों में अमेरिकी एजेंसियां उसके पीछे पड़ गईं। वे जानता था कि अमेरिकियों को रिश्वत खिलाकर काबू करना आसान नहीं है, इसीलिए उसने सरेंडर होने से अच्छा पॉलिटिक्स का सहारा लिया। वे कोलंबिया की लिबरल पार्टी में शामिल हो गया और यहाँ पर भी वे एक कच्चा खिलाड़ी साबित नहीं हुआ। 1982 में वे कोलंबियाई संसद के निचले सदन के अल्टरनेट मेंबर के तौर पर चुना गया और धीरे धीरे करके वो स्पेन में भी अपना ड्रग का साम्राज्य पूरी तरह फैला चुका था। इसी साल जब फिलिप गोंजालेस ने स्पेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार कोलंबियाई प्रतिनिधि के तौर पर उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। अब इसे ऑफिशियली इज्जत मिलने लग गई थी। अब उसका लंबे समय तक हिंसक बने रहना संभव नहीं था। हिंसक गतिविधियों को छोड़ने का ऐलान कर उसने 1991 में सरेंडर कर दिया। इसे एक लग्जूरियस प्राइवेट जेल में रखा गया। इसके सरेंडर से पहले ही कोलंबिया के नए संविधान में कोलंबियाई नागरिकों को सरेंडर पर रोक की व्यवस्था कर दी गई थी। जाहिर है इसने विवाद पैदा किया। आरोप लगा कि एस्कोबार ने संविधान बनाने वालों को प्रभावित किया है। जेल में होने के बावजूद एस्कोबार का धंधा भी उसके राजनीतिक करियर के समांतर चलता रहा। कोलंबिया में घरेलू हालात खराब थे। ये दुनिया की मर्डर कैपिटल कहीं जाने लग गई थी। लोग पड़ोस में निकलने से भी डरते थे। कोई किसी को भी कहीं पर भी मार सकता था। कुछ गृह युद्ध का नतीजा था, कुछ एस्कोबार का असर। एक पूरे देश का चरित्र ही बदल गया था। 1992 में कोलंबिया में 27,000 मौतें हुई, यानी रोज़ लगभग 74 मौतें वहाँ हो रही थीं। अब बात करते हैं कि एस्कोबार मरा कैसे। वे काफ़ी आसानी से मरा, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। 1992 में उसे ठिकाने लगाने के लिए कोलंबियाई पुलिस की एक नई ब्रांच बनाई गई और उसका नाम रखा गया सर्च ब्लॉक। 2 दिसंबर 1993 को सर्च ब्लॉक ने एस्कोबार को मार गिराया। रेडियो ट्रैंगुलेशन टेक्नोलॉजी से पता लगाया गया कि एस्कोबार मेडेलिन में मिडिल क्लास इलाके में छिपा हुआ है। दोनों पक्षों में काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी हुई, जिसके बाद एस्कोबार और उसके बॉडीगार्ड ने छत पर चढ़कर उसे भाग निकालने की कोशिश की, पर लेकिन वे पुलिस के हाथों से नहीं बच सका और पुलिस ने उसे मार गिराया। कई किताबें, फिल्में, टीवी सीरीज़ में एस्कोबार की कहानी दिखाई गई है और एक मशहूर कोलंबियाई लेखक गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की एक किताब जिसका नाम है न्यूज़ ऑफ किडनैपिंग, जो कि उन्होंने 1998 में छापी थी, उसमें भी एस्कोबार की कहानी से मिलती जुलती एक कहानी लिखी गई है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि एस्कोबार गरीबों का रॉबिन हुड माना जाता था। एस्कोबार गरीबों से बेहद प्यार करता था और बड़ी बात थी कि गरीब लोग भी उससे बेहद प्यार करते थे। उसने गरीबों के लिए घर बनाए और दूसरी नागरिक गतिविधियों के लिए भी खूब पैसे बांटे। गरीब उसे अच्छा आदमी मानते थे। वे फुटबॉल से बेहद ज़्यादा प्यार करता था। उसने वहाँ की लोकल फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर किया, बेहद सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, अस्पताल और चर्च भी वहाँ पर बनवाए थे। ये एक ऐसा खलनायक था जो गरीबों का प्यार पाने में कामयाब रहा। ये उनके रॉबिन हुड छवि का ही नतीजा था कि 1993 में जब वो मारा गया तो 25,000 से ज़्यादा लोग उसके आखिरी सफ़र में पहुँचे थे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पाब्लो एस्कोबार की ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाना।